नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आपके लिए हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए आगामी आने वाली केबीएस, एनबीएस, DSSS व भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न साबित होंगे। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या कहा जा रहा है? निम्न में से राजस्थानी हिंदी की बोली है? मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, ये सभी तो आप लोग जानते हैं। मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, ये सभी बोलियां किसकी हैं? राजस्थानी हिंदी की। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या करना है? सुमेलित करना है, यहाँ मिलान करना है और आपको बताना है कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो सबसे पहले है बांगरू। ये बांगरू कहाँ बोली जाती है? तो ये रोहतक में बोली जाती है। फिर है भोजपुरी, कहाँ बोली जाती है? ये छपरा में बोली जाती है। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? तो ये अल्मोड़ा में बोली जाती है। और खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये मेरठ में बोली जाती है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में विकल्प डी आपका आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में मागधी से संबंधित कौन से कथन सही है? यानी मागधी जो हमारी भाषा है उससे संबंधित पूछा जा रहा है, कौन से कथन सही हैं। तो मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित थी, ये बात सही है। और अश्वघोष के नाटकों में मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है, ये भी बात सही है। और रा के स्थान पर ला, सा, शा और खा के स्थान पर शा का उच्चारण मागधी प्राकृत की मुख्य विशेषता, ये भी सही है। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी 1, 3 और 4। अगला प्रश्न आपके सामने है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। ये जो है किस भाषा में बोली में लिखी गई है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो ये जो पंक्तियां हैं आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये किस में है? ब्रजभाषा में है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की हैं? कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की हैं? तो अड़य कुमार चर्यु और भविष्यत कहा, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? अपभ्रंश काल की हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं कौन सी हैं? शौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी विकसित हुई हैं? तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती, ये तीनों जो हैं किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? उसे आपको बताना है। देखते हैं हम लोग कौन सा युग्म सही है। तो लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, ये ठीक है। लहंदा आधुनिक आर्य भाषा है। फिर है पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ये भी सही है। मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये भी सही है। यानी ये तीन बातें सही हैं, 1, 3 और 4। फिर अगला प्रश्न है। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को सही अनुक्रम में आपको लगाना है। ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका सही क्रम क्या है? पहले संस्कृत आती है, फिर पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवट, फिर हिंदी, इस तरीके से आगे विकास होता है। अगला प्रश्न है। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? रचनाएं आपके सामने हैं और बताना है कालक्रम के अनुसार जो है इसका सही अनुक्रम क्या होगा। तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, यानी पहले ऋग्वेद, फिर जो है त्रिपिटक, उसके बाद प्राकृत प्रकाश, फिर जैन ग्रंथ, फिर आगम ग्रंथ, ये सब है। अगला प्रश्न है। साहित्य रचना के आधार पर
निम्नलिखित बोलियों को जो है क्रम से लगाना है। साहित्य रचना के आधार पर इनको जो है क्रम से लगाना है। बोलियां सभी आपके सामने हैं। तो इसका सही क्रम क्या होगा? विकल्प बी। इस प्रश्न के लिए विकल्प बी होगा, यानी पहले अपभ्रंश भाषा, फिर ब्रज भाषा, फिर अवधि, उसके बाद में खड़ी बोली आएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, उसे आपको बताना है। तो स्वयंभू अपभ्रंश के कवि हैं तो सही है। मोगलान ये पालिक के कवि हैं, ये भी सही है। सूरदास ब्रज भाषा के कवि, ये भी सही। गलत है, यही आपका विकल्प सी। जयशंकर प्रसाद अवधि के नहीं हैं बल्कि खड़ी बोली के हैं। अगला है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर क्या है? आधुनिक भाषाएं हैं और इनके क्षेत्रीय स्वरूप के साथ में आपको करना है मिलान। देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले है असमिया। असमिया, इसका संबंध शौरसेनी से है। किससे है? असमिया का संबंध जो है आपका मागधी से है। किससे है? मागधी से है। फिर राजस्थानी का संबंध किससे है? शौरसेनी से है। लहंदा का संबंध किससे है? तो ब्राचड़ से है। और पूर्वी हिंदी का संबंध किससे? अर्धमागधी से है। ये आपका सही मिलान हो गया और विकल्प भी आगे कूट उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न है, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। साहित्यकार हैं और उनकी रचनाएं हैं, आपको मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले हैं रुद्रदास। रुद्रदास की रचना है चंद्रलेखा। फिर है विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। फिर अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। और धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। तो ये आपका सही मिलान हुआ और कूट के रूप में विकल्प डी आगे आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है। काव्य भाषा है और रचनाएं हैं, यानी किस रचना की कौन सी भाषा है, इस आधार पर आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले जैसे अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश किसकी भाषा है? इस ग्रंथ की श्रावकाचार्य की अपभ्रंश है। फिर लौकिक संस्कृत किसकी है? तो ये महाभारत की है। किसकी है लौकिक संस्कृत? तो ये आपकी महाभारत की मानी जाएगी। फिर खड़ी बोली किसमें है? तो खड़ी बोली ये आपके कामायनी में है। और ब्रजभाषा किसमें है? सुजान सागर में है। ये आपका सही मिलान हो गया है और कूट के रूप में विकल्प आपका आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, काव्य की पंक्तियां हैं और इन काव्य पंक्तियों को भाषा से सुमेलित करना है, कौन सी पंक्ति किस भाषा की है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, भोरे भोर अयल की धड़ी, भोरे भोर अयल छी धड़ी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है आपके मैथिली की है। फिर है बैठ शिला की शीतल छाह, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है आपकी खड़ी बोली की कामायनी की है। या आगे रस कथा प्रकाशों, ये पंक्ति किसकी है? तो ये ब्रजभाषा की है। या आगे रथ कथा प्रकाशों। फिर है भोग भोज जस माना, ये पंक्ति है अवधि की, भोग भोग जस माना। तो ये आपका सही मिलान हो गया, कूट के रूप में विकल्प पे आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, बोली है उसके क्षेत्र के साथ आपको मिलान करना है, बताना है कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो वो सबसे पहले है बुंदेली, ये कहाँ बोली जाती है? बुंदेली ये झांसी और जालौन में बोली जाती है। फिर है अवधी, अवधी कहाँ बोली जाती है? तो ये लखीमपुर खीरी फैजाबाद में बोली जाती है। मारवाड़ी ये कहाँ बोली जाती है? तो मारवाड़ी ये आपके किशनगढ़ और सिरोही में बोली जाती है। ब्रजभाषा आगरा और मथुरा में बोली जाती है। ये आपका सही मिलान हुआ, कूट के रूप में विकल्प सी आपका आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, क्या करना है? सुमेलित कीजिए, बोली है और उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है। देखेंगे हम लोग कौन सी बोली किस रचनाकार की है। तो सबसे पहले है मैथिली, मैथिली के कवि कौन हैं? तो यात्री ये जो हैं आपके, यानी कि नागार्जुन जी ने यात्री नाम से लिखा है। फिर है अवधी के कवि कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। राजस्थानी के कवि कौन हैं? तो कुशल रायवाचक है। और भोजपुरी के कवि कौन हैं?
तो भोजपुरी के हैं धरणीदास। ये आपका सही मिलान हो गया। कूट के रूप में विकल्प भी आपका आगे उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करिए। कथन दिए गए हैं और किसके हैं उसे आपको करना है, मिलान करना है। देखते हैं हम लोग कौन सा कथन किसका है। इन्होंने अपभ्रंश को अभिराद की भाषा कहा है। ये कथन किसका है? तो ये है सुनीत कुमार चटर्जी का, नहीं, किसका कथन है ये? तो ये है दंडी का है। इन्होंने अपभ्रंश को अभिराद की भाषा कहा। किसने कहा है? दंडी ने अपभ्रंश को अभिराद की भाषा कहा है। ये सही हो गया। फिर है, इन्होंने अपभ्रंश को देशी नाम माला में शामिल किया है। किसने शामिल किया है अपभ्रंश को देशी नाम माला में? तो हेमचंद्र ने अपभ्रंश को देशी नाम माला में शामिल किया है। यानी ये हो गया चौथा, और फिर ये दूसरा हो गया किसमें? हेमचंद्र। इन्होंने अपभ्रंश को देशी नाम माला में शामिल किया है, हेमचंद्र हो गया। फिर क्या है? इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो ये बात कही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। फिर है, इनके अनुसार शौरसेनी अपभ्रंश मध्य देश के अलावा बंगाल में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई है। ये कथन है सुनीत कुमार चटर्जी जी का। तो ये आपका सही मिलान हो गया है और कूट के रूप में विकल्प डी आपका आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है उसे आपको है बताना। तो पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश, ये तो सही है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, ये भी सही है। फिर पहाड़ी खश, ये भी सही है। गलत क्या है? राजस्थानी का संबंध ब्राचट अपभ्रंश से नहीं बल्कि राजस्थानी का संबंध किससे है? शौरसेनी अपभ्रंश से है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ भी आपको क्या करना है, कुछ वाक्य दिए गए हैं और वो किस बोली के हैं ये आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा वाक्य किस बोली का है। सबसे पहले, मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा, ये जो है किस बोली की पंक्ति है? तो ये दक्षिणी की है। मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा, ये किसकी है? दक्षिणी से इसका संबंध है। फिर अगला वाक्य है, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, इसका संबंध किससे है? गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, ये भोजपुरी से संबंधित वाक्य है। फिर ये हमारी छाती पर दंड करे राजा प्रजा और साहचोर, ये किसका है? इसका संबंध है अवधि से। हमारी छाती पर दंड करे राजा प्रजा और साहचोर। फिर है, ओको बड़ो छोरो खेत में थो, ओको बड़ो छोरो खेत में थो, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मालवी से। तो ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प पे आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। बोली है उसके क्षेत्र के साथ में आपको करना है मिलान, बताना है कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है गढ़वाली। गढ़वाली ये कहाँ बोली जाती है? तो गढ़वाली बोली जाती है टिहरी में। फिर कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? तो कुमाऊनी बोली जाती है बागेश्वर में। फिर है, अवधी कहाँ बोली जाती है? तो अवधी बोली जाती है अयोध्या में। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है बनारस में। ये आपका सही मिलान हो गया और आगे कूट के रूप में विकल्प पे आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, बोली और क्षेत्र के साथ में आपको मिलान करना है, बताना है कौन सी बोली का कौन सा क्षेत्र है। तो सबसे पहले है हड़ौती। हड़ौती कहाँ बोली जाती है? तो ये राजस्थान में बोली जाती है हड़ौती। बघेली कहाँ बोली जाती है? तो बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। ये आपका सही मिलान हो गया। कूट के रूप में विकल्प सी आपका जवाब है। फिर अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम क्या है? बोलियां आपके सामने हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए सही क्रम क्या होगा? तो आपका उत्तर है विकल्प ए, मैथिली, फिर अवधी, फिर ब्रज, फिर हरियाणवी। फिर अगला है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम कौन सा होगा, बताना है आप लोगों को। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए
भाषाओं का सही क्रम क्या है? पंजाबी, फिर कौरवी, फिर अवधी, उसके बाद में भोजपुरी। अगला प्रश्न है, क्षेत्र और बोली के साथ में आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। सबसे पहले झांसी। झांसी में जो है कौन सी बोली बोली जाती है? तो झांसी में बुंदेली बोली जाती है। फिर है रोहतक। रोहतक में हरियाणवी बोली जाती है। फिर है सीतापुर। सीतापुर में कौन सी बोली जाती है? तो वो है अवधी। और बलिया में कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। तो ये रहा आपका सही मिलान, और कूट के रूप में विकल्प डी आपका आगे जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में संयोजित कीजिए। विकल्प आपके सामने है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? जवाब है आपका विकल्प बी, यानी पहले बांगरू आएगी, फिर बुंदेली, फिर मालवी होते हुए मैथिली होते हुए उत्तर से दक्षिण को चली जाएगी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्षेत्र हैं और बोलियां हैं, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है आपको बताना है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मधुबनी है, तो मधुबनी में कौन सी बोली जाती है? मैथिली। फिर है नैनीताल। नैनीताल में कौन सी बोली जाती है? कुमाऊनी। फिर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी। फिर है झालवाड़ा, और झालवाड़ा में कौन सी बोली जाती है? हड़ौती। यह रहा आपका सही मिलान, कूट के रूप में विकल्प भी आगे आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, क्षेत्र और बोली के साथ में यहाँ भी आपको मिलान करना है। सबसे पहले इंदौर। इंदौर में कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली जाती है इंदौर में। फिर है आपका हमीरपुर। हमीरपुर में कौन सी बोली जाती है? बुंदेली। फिर हरदोई में कौन सी बोली जाती है? तो हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। पिथौरागढ़ में कौन सी बोली जाती है? कुमाऊनी। तो ये रहा आपका सही मिलान, और कूट के रूप में विकल्प भी आपका आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, आई भुजबंद दये ऊधव सका कै कंध, डग मग पाय मग धरत धराए हैं, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ये काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। आए भुजबंद दये ऊधव सका कै कंध, डग मग पाय मग धरत धराए हैं, इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं, ये आपको है बताना। तो ये पंक्तियाँ ब्रजभाषा की हैं, ये बात सही है, और उसके साथ साथ में इन पंक्तियों के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ये भी बात सही है। यानी ये पंक्तियाँ ब्रजभाषा की हैं और इसके रचनाकार कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये दो बातें सही हैं और बाकी ये दो विकल्प गलत हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1 और 3। 1 और 3 मतलब विकल्प बी आपका कूट सही है इस प्रश्न के लिए। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, अवधि की प्रमुख विशेषताएं हैं। अवधि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। तो अवधि में अय औ का उच्चारण स्थान क्रमशः ऐ औ होता है, ये सही है। अवधि के विशेषण मूल रूप से अकारांत होते, ये सही है। और आशय आसव ना अवधि में अव्यय प्रयुक्त होते, ये भी सही है। तो यानी आपका 1, 2, 4 ये आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। बताना है आपको कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक होती है, ये बात बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है देवनागरी लिपि में। फिर है, देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित वर्ण होता है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और बाकी ये तीसरा गलत है। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1, 2, 4 यानी विकल्प भी। और तीसरा जो दिया हुआ देवनागरी लिपि में मूक वर्ण की समस्या है, गलत बात है ये। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसे आपको है बताना। राय कुमार चरयू पुष्पदंत की रचना है, ये बिल्कुल सही है। पुष्पदंत शैव थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत्य कहा लिखा, ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है? विकल्प डी, धनपाल अपभ्रंश के दूसरे प्रमुख महाकवि, ये बात गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने, भविष्यत्य कहा की रचनाकार कौन है, आपको बताना है। जिनी दत्त सूर्य, धनपाल, अब्दुल रहमान जोइंद। तो भविष्यत्य कहा की रचनाकार कौन है? आपका उत्तर होगा धनपाल की रचना है भविष्यत्य कहा। फिर हम लोग
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही। तो जो बिहारी में नहीं आती है वो है छत्तीसगढ़ी, क्योंकि ये अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में आती है। और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब किसमें? बिहारी हिंदी वर्ग में आती है। अगला है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ में आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन सा क्षेत्र किस बोली का है। देखते हैं हम लोग क्या होगा इसमें सही जवाब। क्या है? सबसे पहले पश्चिमी पहाड़ी है। पश्चिमी पहाड़ी ये जो है कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपके शिमला में। पश्चिमी पहाड़ी कहाँ? शिमला में। फिर मध्यवर्ती पहाड़ी कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल में। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? गाजीपुर में। मगही कहाँ बोली जाती है? पटना में। मगही कहाँ बोली जाती है? पटना में। तो ये आपका सही मिलान हो गया है और कूट के रूप में इसमें विकल्प सी आगे आपका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। तो जो नहीं है पश्चिमी हिंदी की वो है मगही, चूँकि मगही किस में आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। देखते हैं क्या क्या सही है इसमें। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, ये बात सही है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, ये भी सही है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ, ये भी सही है। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3 विकल्प सी, और ये गलत हुआ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के अनुसार आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग। खड़ी बोली ये कहाँ बोली जाती है? तो ये बिजनौर में खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रजभाषा आगरा में बोली जाती है। बांगरू कहाँ बोली जाती है? करनाल में बोली जाती है बांगरू। और अवधी कहाँ बोली जाती है? सुल्तानपुर में। तो ये रहा आपका सही मिलान। और कूट के रूप में आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए क्या माना जाएगा? आगे तो विकल्प भी आपका जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा और रचना के साथ में आपको मिलान करना है, कौन सी रचना किस भाषा में है। तो अवहट्ट भाषा की रचना कीर्तिलता है, आप सभी लोग जानते हो। और ब्रजभाषा की रचना भंवर गीत है नंददास की, ये भी आप लोग जानते हो। अवधी ये मधुमालती है मंझन की, ये भी आप जानते हैं। और खड़ी बोली में परिप्रवास हरियोत का महाकाव्य, ये भी आपको पता है। तो आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट के रूप में विकल्प डी आगे आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी। तो इनमें से शौरसेनी अपभ्रंश से जो विकास हुआ है वो कौन सा माना जाएगा? गुजराती का। अगला है, रचना काल की दृष्टि से इन रचनाओं को जो है आपको क्रम से लगाना है, बताना है कौन सा पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी प्रकाशन के आधार पर। तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, पहले कीर्तिलता, फिर भक्तमाल, फिर चिताई वार्ता, फिर जो है चित्रावली आएगी। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है, सही है, क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो आपका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था? पहली शताब्दी, छठी शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो 11वीं शताब्दी में जो है अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के रूप में होने लगा था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों को क्या करना है? क्रम से लगाना है। कवि आपके सामने दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा क्रम सही होगा। तो आपका जवाब है विकल्प सी,
यानी पहले स्वयंभू जी आएंगे, फिर पुष्पदंत आएंगे, फिर अद्दहमाण यानी अब्दुल रहमान, फिर जो है हेमचंद्र जी आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अच्छा, डिंगल कवियों की वीर गाथाएँ, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य की ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्या कहते हैं? डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य की ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो बिहारी हिंदी से संबंध किसका नहीं? अवधी का। अवधी आती है पूर्वी हिंदी में। अगला है, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, संस्कृत। तो दोहा ये किसका छंद है? आप सभी लोग जानते हो, दोहा ये अपभ्रंश भाषा का छंद है। अगला प्रश्न है, संदेशण सविथरौ हऊँ कहाड़क असमथ भण पिय इक्कति बिलय डई बेवि समाड़ा हथ। ये दोहा किसका है? नरपतिनाल, हेमचंद्र, अब्दुल रहमान, सारंगधर। तो ये किसका है? अब्दुल रहमान का संदेश राशक से लिया गया दोहा है। यहाँ संदेशण दिया भी है। फिर जो है अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, बसंत विलास। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो आपका जवाब होगा वर्ण रत्नाकर। फिर अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो। ये पंक्तियाँ किस बोली की हैं? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो हिंदू मग पर पाँव न राख्यो ये पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं? अवधी बोली की हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है, आपको बताना है। कन्नौजी अवधी, ये तो गलत हो गया, केवल कन्नौजी इसमें है पश्चिमी की। फिर ब्रज बघेली, ये भी गलत हो गया, इसमें जो है केवल ब्रज है, बघेली गलत है। छत्तीसगढ़ी बांगरू, इसमें दोनों गलत हैं। फिर खड़ी बोली और बुंदेली, ये दोनों जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, युग्म यही सही है। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। अर्धमागधी अपभ्रंश से बोली कौन सी है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बघेली। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब किससे हैं? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो इनमें से छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, और डोगरी, मणिपुरी, मैथिली ये सब 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है? कौन सी है? रिठड़ेमिचर्यु, पढ़ाई कुमार चर्यु, पौमचर्यु, भविष्यत कहा। तो पुष्पदंत की जो प्रबंध रचना है वो आपका उत्तर होगा अड़ाई कुमार चर्यु। अगला है, इनमें से कौन सी बोली आकार बाहुल्य नहीं है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो इनमें से खड़ी बोली आकार बाहुल्य नहीं है, और ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ये तीनों बोलियां कैसी हैं? आकार बाहुल्य हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्री, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। तो अवधी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। फिर है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? डोगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। तो इनमें जो है ब्रज को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। डोगरी, मैथिली, असमिया ये तीनों 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट्ट। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था है उसका नाम है पाली।
अगला प्रश्न है, अद्ययमाण की रचना है प्राकृत पैंगलम, संदेश रासक, जयचंद्र प्रकाश प्रबंध चिंतामणि। कौन सी रचना अद्ययमाण की है, यानी अब्दुल रहमान की? तो आपका उत्तर होगा संदेश रासक। फिर है, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, सियोयन। तो इनमें भारोपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? सियोनन। और बाकी केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक ये भारोपी परिवार की भाषाएं हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मैथिली का प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध है? वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आपका जवाब होगा वर्ण रत्नाकर। अगला है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। उड़िया, मराठी, बिहारी, बंगला। इनमें जो पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है तो वो मराठी नहीं है, ये नहीं है। और उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया ये सब किस में आती हैं? पूर्वी समुदाय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन रामचंद्र शुक्ल। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, तो ये कथन किसका है? आपका जवाब होगा ग्रियर्सन जी का। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली। कौन नहीं आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? तो आपका उत्तर होगा बघेली, ये पूर्वी हिंदी में आती है। और बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी। तो ये जो दोहा या दूहा है ये अपभ्रंश का जो है लोकप्रिय छंद माना गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसी भाषा की मूलभूत इकाई होती है? स्वर ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ, स्वनिम, संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ। किसी भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो आपका जवाब होगा स्वनिम। फिर अगला है, इनमें से हिंदी की स्वनिम व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वन या ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती, ठीक है। स्वनिम व्यवस्था खंड या खंडेतर ध्वनियों पर आधारित होती है, ये भी सही है। खंडेतर ध्वनियों को ध्वनियों से अलग नहीं किया जा सकता, ये भी सही। जो गलत है आपका विकल्प सी, स्वर व व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ हैं, ये गलत है। फिर अगला है, स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है, ये कथन किसका है? डेनियर जोन्स, डॉक्टर भोलानाथ, ब्रागार तथा ट्रेगर, डॉक्टर तिलक। स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है, ये कथन किसका है? डेनियर जोन्स का। अगला प्रश्न है, खंड ध्वनियाँ हैं हल ध्वनियाँ, स्वर व्यंजन, अनुस्वार, द्वित्व ध्वनियाँ। तो खंड ध्वनियाँ इनमें कौन सी हैं? तो सही जवाब क्या होगा? तो इसमें होगा आपका हल ध्वनियाँ, ये जो है खंड ध्वनियाँ। हल माने व्यंजन ध्वनियाँ भी इनको कहते हैं, और स्वर का खंडन नहीं होता है, इसलिए गलत है ये विकल्प बी। अगला है, किसके आधार पर स्वर ह्रस्व या दीर्घ होते हैं? बलाघात के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, सुर के आधार पर। तो आप सभी को पता है जो है मात्रा के आधार पर स्वर ह्रस्व या दीर्घ होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि को किसके आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है? मात्रा, बलाघात, सुर, अनुनासिकता। तो सुर के आधार पर ध्वनि को उच्च या निम्न किया जा सकता है। अगला है, अभीप्सित अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कब बढ़ जाती हैं? यदि उपयुक्त संगम या संगीता न हो तो अभीप्सित अर्थ से अलग जो है अर्थ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है, मध्य स्वर का उदाहरण है छोटी ई, ए, आ, बड़ा आ। तो मध्य स्वर का इसमें उदाहरण कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? छोटा आ। ये क्या है? मध्य स्वर इसको कहा जाता है, इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। फिर अगला है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ उदाहरण हैं पश्च स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, व्यंजन। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ ये किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये हैं पश्च स्वर के। फिर अगला है, निम्न में से अर्ध समृद्ध स्वर हैं छोटी ई, छोटा ऊ, आ, ए, ऐ, औ, ए, ओ।
तो अर्ध समृद्ध स्वर कौन से हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? ए और ओ ये क्या हैं? अर्ध समृद्ध स्वर हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये सभी। तो इन सभी में जो है क्या है, होंठ हमारे जो हैं गोलाकार वृत्तमुखी नहीं बनते। अगला है, स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वर हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, वर्तुल, अर्धवर्तुल, समृद्ध, विवृत्त। तो स्वर तंत्रिका के स्थिति के आधार पर स्वर हैं। घोष और अघोष दो प्रकार के स्वर होते हैं। फिर है, दंत्योष्ठ वर्ण कौन सा है? आपको बताना है दंतेष्ठ वर्ण कौन सा है? या, रा, ला, वा। तो इनमें से जो वा है आपका ये कैसा है? दंतोष्ठ वर्ण आपका माना जाएगा। अगला प्रश्न है, जो स्वर दोनों होठों को स्पर्श करते हैं उनको क्या कहते हैं? दंत्योष्ठी, ओष्ठी, द्वयोष्ठी, कंठोष्ठी। तो जो स्वर दोनों होठों को स्पर्श करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको द्वयोष्ठी कहेंगे, द्वयोष्ठी। फिर अगला है, ठा, ढा, अड़ा व्यंजन है। तो ये क्या है? टा वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन है ये, ठा, ढा और अड़ा। अगला प्रश्न है, का वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? वर्तस्य, तालव्य, कंठ, मूर्धन्य। तो आप सभी लोगों को पता है का वर्ग के सभी व्यंजन कंठ व्यंजन कहे जाते हैं। अगला है, निम्न में काकल्य व्यंजन है या, शा, हा, टा। तो इनमें से जो हा है इसको क्या कहा जाता है? काकल्य व्यंजन कहा जाता है। अगला है, चा वर्ग के सभी वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है क्योंकि, यानी चा वर्ग के जो सभी व्यंजन है उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करते हुए घर्षण के साथ बाहर निकलती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यह व्यंजन प्रकंपित वर्ण है। कौन सा है? ला, रा, शा और अणा। तो इसमें से कौन सा प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो आपका सही उत्तर होगा रा। रा किस में आता है? प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत। फिर अगला है, ला पार्श्विक व्यंजन है क्योंकि, क्यों ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है? क्योंकि इसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकलती है, इसलिए ला को पार्श्विक कहते हैं, प्रकंपित नहीं पार्श्विक कहते हैं। ला ये पार्श्विक व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकलती है। अगला है, निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? कौन से हैं उच्छिप्त व्यंजन? तो आप सभी को पता है अड़ा और ढा, ये दो जो है उच्छिप्त व्यंजनों के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला है, नासिक व्यंजन किसे कहते हैं? अनुनासिक वर्णों को, पंचमाक्षरों को, स्पर्शी व्यंजनों को, संघर्षी व्यंजनों को। तो नासिक व्यंजन किसको कहा जाता है? जो पंचमाक्षर होते हैं उसे क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। फिर अगला है, किसी भी वर्ग के पहले एवं तीसरे व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। तो किसी भी जो वर्ग के यानी जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उसके पहले और तीसरे व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। अगला है, महाप्राण व्यंजन है। कौन होते हैं महाप्राण? तो वर्ग के द्वितीय और जो चतुर्थ व्यंजन होते हैं उसे महाप्राण कहते हैं। किसको? वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन जो होते हैं उसे महाप्राण कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से घोष वर्ग के जो है कौन कौन से वर्ण हैं? आपको बताना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। इसमें घोष वर्ग के जो है वर्ण, घोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, आढ़ा, दा, बा, या, रा, ला, वा, हा। ये सब किस में आएंगे? घोष वर्णों के अंतर्गत आने वाले व्यंजन हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को देखा है, जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए और कक्षा को आप लोग हाइप अवश्य किया करिए, अपने अधिकतम साथी मित्रों में शेयर करिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। और उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो प्रतिदिन पूरी कक्षा को रोज़ वॉच करते हैं। और हम मिलेंगे आप सभी को पुनः से
नए मॉडल पेपर को लेकर। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।